जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे पहली बार एटॉमिक बॉम्ब गिराया तो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ और पहली बार लोगों ने देखा था कि ऐसा भी कोई बॉम्ब हो सकता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन यह था कि तुरंत जापान सरेंडर करेगा, बट जापान ने सरेंडर नहीं किया। उसके 2 दिन के बाद 8 अगस्त को जब सोवियत यूनियन ने ऊपर की साइड से मंचूरिया को इन्वेड कर दिया जहां पे जापानीज सोल्जर्स थे, तब लोगों को लगा कि अब जापान सरेंडर करेगा। तब भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। फिर अगले दिन 9 अगस्त को जब अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया, इस बार नागासाकी पे, जिसमें ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर थी, ज्यादा बड़ा बॉम्ब था। उसके बाद फिर 6 दिन के बाद जापानीज एम्परर ने 15 अगस्त 1945 को यह अनाउंस कर दिया कि अब वो लड़ाई को रोक देंगे और सितंबर के महीने में जापान ने सरेंडर कर दिया। इस वीडियो में जो मेरी इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 75 है, हम बात करेंगे टोक्यो ट्रायल्स की, यानी जापान के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स और उनके पॉलिटिकल लीडर्स को जब पकड़ा गया तो उनके खिलाफ केस कैसे चला। अगर आपको टोक्यो ट्रायल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल। उस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है सितंबर 2, 1945 से। यह वो दिन था जब जापान ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गया था। इसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद डगलस मैकार्थर, जो इस पूरे एरिया में अलाइड फोर्सेस के चीफ कमांडर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी जापानीज मिलिट्री के और जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जाए। और इन सारे लीडर्स में एक बंदा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, वो था हिडेकी टोजो, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और उसके दौरान जापानीज आर्मी का एक इंपॉर्टेंट जनरल था। उसके बाद वो जापान का प्राइम मिनिस्टर भी बना था। बट ये अरेस्ट होने के पहले एक बार फिर से सारे जो अलाइड कंट्रीज थे उनके बीच में बहुत कंफ्यूजन था। जैसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में हुआ था। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के ऊपर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में भी यही हुआ था कि ये डिसाइड करना था कि कैसे कैसे किन किन क्राइम्स के ऊपर इन सारे लोगों को दोषी ठहराया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। इस बार भी टोक्यो में भी यही कंफ्यूजन हो रहा था और इस बार ज्यादा बड़े स्केल पे कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि इस बार बहुत सारे कंट्रीज बैठे थे इन सारे क्रिमिनल्स को दोषी पाने के लिए। कुल मिला के 11 कंट्रीज इस ट्रायल में इन्वॉल्व हुई थी। ये कंट्रीज थी इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, चाइना, कनाडा, फ्रांस, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 19 जनवरी साल 1946 को IMTFE का संगठन हुआ, यानी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट। इस ट्रिब्यूनल में भी एक चार्टर अप्रूव किया गया, सिमिलरली जैसे न्यूरेमबर्ग में किया गया था। और इसमें भी मेन जो 3 आरोप थे जिन पे रख के ये सारे जो क्रिमिनल्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने वाले थे वो लोग, वो 3 मेन कैटेगरीज थी: क्राइम्स अगेंस्ट पीस, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और कन्वेंशनल वॉर क्राइम्स। ये ट्रायल्स हुए थे टोक्यो में इशिगा नाम की जगह पे। जिस बिल्डिंग में ये ट्रायल्स हुए थे, ये बिल्डिंग वॉर के दौरान जापानीज पूरी स्ट्रैटेजी के लिए, पूरी टैक्टिक्स बनाने के लिए मेन वॉर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग थी और इसीलिए यहां से सारी इंपॉर्टेंट प्लानिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज लीडर्स की। तो एक तरह से सिंबॉलिक था इस बिल्डिंग को चुनना। और एक ये भी रीजन था कि टोक्यो में इतनी हैवी बॉम्बिंग की थी अलाइड बॉम्बर्स ने कि मैक्सिमम बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और यूज करने लायक थी नहीं, बट ये बिल्डिंग अभी भी सलामत थी। इस वजह से भी यहाँ पे ट्रायल्स हुए। जितने भी चार्जेस लगाने वाले थे वो लोग इस ट्रायल में, वो 3 कैटेगरी के थे: क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में टॉप जापानीज मिलिट्री के और पॉलिटिक्स के जो टॉप लीडर्स थे उनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस के आरोप लगने वाले थे। 3 मई 1946 को जो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स थे उन्होंने अपना केस शुरू किया। जो प्रोसिक्यूशन था इसमें उनको 3 चीजें प्रूव करनी थी। पहली कि जो भी वॉर क्राइम्स हो रहे थे ये एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हो रहे थे, बहुत बड़े स्तर पे हो रहे थे। दूसरी चीज, ये जो क्राइम्स हो रहे थे इनके बारे में इन सारे आरोपियों को पता था। और तीसरी चीज, जो क्राइम्स हो रहे थे इनके बारे में इनको पता भी था और इनके पास वो पावर थी कि वो उन क्राइम्स को रोक सकते थे। ये 3 चीजें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी थी इनको, आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए। तो न्यूरेमबर्ग की तरह ही इस ट्रायल में भी बहुत सारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स थे और बहुत सारे डिफेंस लॉयर्स भी थे। अगर डिफेंस लॉयर्स को देखें तो 100 से ज्यादा डिफेंस लॉयर्स थे इन सारे आरोपियों के लिए, जिसमें से 75% जापानीज लॉयर्स थे और 25% अमेरिकन। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा केस रखने के लिए और ये सारे गुनाहों को प्रूव करने के लिए 192 दिन लिए। उसके बाद जो डिफेंस था उन्होंने अपना केस ओपन किया जनवरी 27, 1947 को और उन्होंने अपना पूरा जो डिफेंस था उसको कंप्लीट किया 225 दिनों में। तो अब देखिए प्रोसिक्यूशन में और डिफेंस में कितना समय लग गया। डिफेंस लॉयर्स का मेन आर्ग्यूमेंट यह था कि जितने भी
आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इनको सजा मिलेगी, वो आरोप इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये कानून कब बनाए गए, जब ये क्राइम्स हो चुके थे उसके बाद। तो अगर कानून बाद में बने हैं और कोई इंटरनेशनल लॉ उसके पहले था भी नहीं, तो किस बिना पे हम अभी कानून बना के इनको सजा दे रहे हैं? क्योंकि जब इन्होंने जो गलतियां की हैं वो तब की जब वो कानून ही नहीं थे। ये पहला आर्ग्यूमेंट था उन लोग का। और दूसरा आर्ग्यूमेंट डिफेंस लॉयर दे रहे थे कि इन्होंने बहुत सारी चीजें सेल्फ डिफेंस में की। जितने भी आरोपी थे इसमें, उसमें से एक जो बंदा है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था और सब लोगों की नजर उसके ऊपर ही थी, वो था हिडेकी टोजो। ये इंसान एक समय पे जापान की आर्मी में एक इंपॉर्टेंट जनरल था, उसके बाद जापान का प्राइम मिनिस्टर भी था। और इसको बहुत सारे इस पे आरोप लगे थे कि इसने बहुत स्ट्रैटेजी बनाई, इसने बहुत ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई लोगों पे हमला करने के लिए, सिविलियंस को तकलीफ पहुंचाने के लिए। जो नानकिंग में हुआ उसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराया गया। बहुत सारे इसके ऊपर आरोप लगे थे। और जब इसको पकड़ने के लिए गए थे, अरेस्ट करने के लिए गए थे, तो उसके अरेस्ट होने के पहले इसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। इसने एक बंदूक लेके अपने चेस्ट पे मारा था, बट इसको गोली लगी, इसको ये घायल हुआ, बट ये मरा नहीं। इसको सारे जो एलाइड डॉक्टर्स थे उन्होंने इसको बचा लिया। अब जब इसको कटघरे में खड़ा किया और इसने अपनी जब टेस्टिमनी देना शुरू किया, अपना बोलना शुरू किया, तो इसमें इसने एक चीज कह दी कि जो भी ये लोग चीजें कर रहे थे वो सब कुछ जापान के राजा, जापान के एम्परर के मर्जी से ही हो रहा था। जब उसने ये कहा ना, तो सब लोगों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये ट्रायल्स जो हो रहे थे उसमें किसी ने भी जिक्र ही नहीं किया था कि जापान के एम्परर को क्यों नहीं बुलाया गया इन ट्रायल्स में। क्योंकि सब कुछ जापान के एम्परर के सामने हो रहा था, कई बार तो परमिशन भी दे रहे थे। उनको क्यों छोड़ दिया गया है इन ट्रायल्स में से? तो जब हिडेकी टोजो ने ये कहा तो जो जजेस थे, लॉयर्स थे, वो घबरा गए। और उसके बाद उन्होंने टोजो को समझाया कि अपनी जो आप बयान दे रहे हो उसको थोड़ा चेंज करो। और फिर उसने चेंज किया कि नहीं, हम ही लोग जिम्मेदार हैं, जो राजा हैं उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो इस सबसे इन्वॉल्व नहीं थे। इसी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी टोक्यो ट्रायल्स में, और उसके बाद भी, कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के एम्परर को सजा क्यों नहीं दी गई। उसके अलावा दूसरी कंट्रोवर्सी इस ट्रायल में यह थी कि यूनिट 731 जो एक ग्रुप था जापानीज मिलिट्री में, जो कि जहां जहां पे जापानीज मिलिट्री जीत रही थी, उन जीते हुए एरिया से जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे या फिर सिविलियंस भी थे, उनको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन थे, बहुत बुरी कंडीशंस में उन लोगों को रखा था। बट इन सारी चीजों के करने के बावजूद भी, जिसके खिलाफ प्रूफ भी था एलाइड लीडरशिप के पास, उन्होंने यूनिट 731 के किसी भी इंसान को प्रोसिक्यूट नहीं किया, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके साथ एक डील कर ली थी कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अगर उनके रिजल्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर दोगे तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है टोक्यो ट्रायल की। बहरहाल 9 सितंबर 1947 को जजेस ने अपना फैसला सुनाया। इसमें बताना भी जरूरी है कि सजा सुनाने से पहले जजेस ने आपस में जो मंत्रणा की थी उनमें भी बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि वो लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे कि एक बंदे को मौत की सजा दी जानी चाहिए कि सिर्फ लाइफ सेंटेंस। बहुत सारे जो अलग अलग आरोपी थे, कुछ जजेस कह रहे थे कि इसको मौत की सजा दी जानी चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं दी जानी चाहिए। इनमें भी बहुत कंफ्यूजन होने की वजह से जो मेजॉरिटी जजेस जो कह रहे थे उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, और कुछ जजेस ऐसे भी थे जो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। बट अल्टीमेटली सजा सुनाई गई, जिसमें से 7 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें से हिडेकी टोजो भी था। तो इस प्रकार टोक्यो के मेजर वॉर क्रिमिनल्स के ट्रायल्स खत्म हो गए। बट जैसे न्यूरमबर्ग में मेन ट्रायल्स के बाद और भी ट्रायल्स हुए थे, वैसे यहां पे भी ये मेन ट्रायल्स थे। इसके बाद सब्सिक्वेंट टोक्यो ट्रायल्स हुए थे, जो कि पूरे एशिया में अलग अलग जगह पे हुए थे, और ये अलग अलग कंट्रीज ने करवाए थे। जो फाइनल ट्रायल हुआ था वो 1951 में हुआ था। अगर आपको टोक्यो ट्रायल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है द टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा टोक्यो ट्रायल्स के बारे में अगर आपको एक शो देखना है तो नेटफ्लिक्स ने एक बेहतरीन सीरीज बनाई है, उसका भी नाम टोक्यो ट्रायल्स है। उसमें जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो जज, उनका रोल प्ले किया है इरफान खान ने, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही उम्दा एक्टर थे। तो ये तो था मेरी इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 75। इस पूरी सीरीज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।